हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। सो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो डबली रेनफोर्स्ड बीम होते हैं उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं उसमें मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बताया कि सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम जो होता है उसको किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है या किस तरीके से डिज़ाइनिंग की जा सकती है। इसी तरीके से अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहा हूँ कि डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें मुझसे ये बोला गया है कि डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम फॉर एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 6 मीटर। एक इफेक्टिव स्पान आपको दी हुई है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया है वो हम पहले से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो हमसे बोला गया है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम ऑन इफेक्टिव स्पान ऑफ 6 मीटर। यहाँ पे हमें एक इफेक्टिव स्पान दी हुई है, इफेक्टिव स्पान जिसको हम एल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दी है हमें 6 मीटर, राइट। एंड द सुपर इम्पोज लोड इज 60 kN/मीटर। सुपर इम्पोज मतलब एक लाइव लोड दिया हुआ है। सुपर इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड की बात कर रहा है। लाइव लोड जो कि आपको दिया है 60 kN/मीटर, 60 kN/मीटर के बराबर दिया, ठीक। एंड साइज ऑफ द बीम इज लिमिटेड, और आपको जो साइज ऑफ द बीम दिया है दैट इज लिमिटेड, मतलब आप उसके डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते। और वो डायमेंशन क्या दी है, तो साइज ऑफ बीम आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ओवरऑल। और ये जो डायमेंशन है ओवरऑल, ओवरऑल साइज। और आपसे बोला है यूज आपको करना है M20 ग्रेड कंक्रीट यूज करना है, जिसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके हो जाएगी 20 N/mm²। और आपसे ग्रेड ऑफ स्टील यूज करने के लिए बोला है Fe 415 स्टील, जिसमें जो Fi होगा 415 N/mm² हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ डेटा हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। और हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम आपको करना है, इस बीम में इसने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये सिंगली रेनफोर्स बीम है या डबली रेनफोर्स बीम। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो कई बार आपको ये पता भी नहीं होगा कि वो सिंगली रेनफोर्स बीम है या डबली है। आपको जस्ट स्टार्ट करना है, कुछ 1 2 3 स्टेप्स के बाद हम कुछ एक ऐसा चेक लगाएंगे जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगली रेनफोर्स बीम है या डबली रेनफोर्स बीम। तो अभी आप ये मान के चलिए कि हमें नहीं पता कि एज अ सिंगली रेनफोर्स डिजाइन होगा या ये एज अ डबली रेनफोर्स डिजाइन होगा। अभी हमें सिर्फ पता है कि हमें एक इफेक्टिव स्पान दी है बीम की। हमारी बीम की जो इफेक्टिव स्पान है वो 6 मीटर हमें लेनी है। इसके बाद लाइव लोड दिया है 60 kN/मीटर लाइव लोड आ रहा है, मतलब उसके ऊपर जो लाइव लोड आएगा वो इतना आएगा पर मीटर पे। उसके अलावा साइज ऑफ बीम दिया है जो कि लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये हुआ कि लोड कितना भी आए, आपका जो डायमेंशन रहेगा वो यही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते, वो लिमिटेड। तो इसका मतलब इसने डायमेंशन को फिक्स कर दिया 30 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर के बराबर। और इसके अलावा इसने बोला है कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है और Fe 415 स्टील यूज करना है और आपको बीम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन डेटा यहाँ पे लिखेंगे। गिवन डेटा हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2, अभी हमें ये नहीं पता कि ये सिंगली है डबली है, वो हमें आगे जाके पता चल जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं डायमेंशन की, कि आपके जो बीम की साइज है, जो डायमेंशन है वो कितनी। तो जिसमें से आपको जो साइज ऑफ बीम दिया हुआ है, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको अगर मैं mm में कन्वर्ट करूं तो 30 सेंटीमीटर मतलब 300 mm एंड 60 सेंटीमीटर मतलब 600 mm। ये हमारा साइज ऑफ बीम है, जिसमें अगर बात करते हैं तो जो स्मॉल वाला साइज होता है, स्मॉल वाला जो साइज होगा मींस विड्थ ऑफ बीम जो होगी, विड्थ ऑफ बीम जो होगी स्मॉल बी, वो स्मॉल बी कितना होगा, तो स्मॉल बी होगा यहाँ पे छोटी वाली जो डायमेंशन है मतलब 300 mm, ठीक है। और जो 60 है मतलब जो 600 है वो ओवरऑल डेप्थ है, क्योंकि इसने बोला है कि जो डायमेंशन है वो ओवरऑल है, तो इसको ओवरऑल डेप्थ लीजिएगा। डेप्थ
मतलब कैपिटल डी। तो कैपिटल डी यहाँ पे कितना है, वो है आपके पास 600 mm, 600 mm। अब मेरे को इफेक्टिव डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, तो इफेक्टिव डेप्थ के लिए इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो कि होती है स्मॉल डी, स्मॉल डी इक्वल होता है डी माइनस डी डैश के। और यहां पे डी डैश क्या होता है, डी डैश इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर ऑफ बीम, कवर ऑफ बीम, जिसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी डैश इक्वल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 55 mm एज्यूम्ड, एज्यूम्ड। और कैसे बेसिस पे एज्यूम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लिया, साइज ऑफ बीम में 30 और 60 आपको दिया है। कभी भी आप देखिएगा, आप जिस रूम में बैठे होंगे या जिस बिल्डिंग में आप बैठे होंगे, कभी भी देखिएगा बीम की जो विड्थ होती है नीचे से वो कम रहेगी और डेप्थ क्या होती है, ज्यादा रहती है। तो कभी भी डायमेंशन में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें से बी कौन सा है और डी कौन सा है। हमेशा जो कम वाला होगा वो बी होगा, तो यहाँ पे मेरी विड्थ ऑफ बीम बी जो होगी वो 300 mm होगी, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो डी है, अब इसमें भी कंफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास जो डी दिया हुआ है वो कौन सा डी है, स्मॉल डी है या कैपिटल डी। तो क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि ये ओवरऑल डायमेंशन है, ओवरऑल मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो सिंपल सी बात है वो कैपिटल डी की ही बात कर रहा है। तो आपकी जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 600 mm। अब मेरे को जरूरत पड़ती है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम की, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इक्वल कितना होता है, ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। ये मैं पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। तो इफेक्टिव कवर क्या होता है, तो इफेक्टिव कवर मतलब जो स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं, स्टील के सीजी से नीचे तक की जो डायमेंशन होंगी, तो यहाँ पे इफेक्टिव कवर को हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक में डायरेक्टली इस चीज को एज्यूम किया जाता है। और कितना एज्यूम किया जाता है, आप 30-35 mm से लेके 50-60 mm तक आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। कई बुक में आपको 35 भी देखने को मिल सकता है, 40 mm भी देखने को मिल सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, अप टू आपको 60 mm भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डी डैश को कितना ले रहा हूँ, 55 mm यहाँ पे मैं एज्यूम्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको एज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर है। और अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू आईएस कोड जानना चाहते हैं तो फिर आपके पास नॉमिनल कंडीशन दी रहती है कि नॉमिनल कवर कितना लेना है, माइल्ड के लिए कितना लेना है, मॉडरेट के लिए कितना लेना है, फिर आपको स्टील का डाया पता होना चाहिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप नंबर ऑफ बुक में देखेंगे तो एज्यूम किया जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। नॉर्मली आप 40 mm, 45, 50, 55 mm, तो मैंने यहाँ पे 55 mm इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा कवर हो गया। अब यहाँ से मैं इफेक्टिव डेप्थ अपनी निकाल सकता हूँ, तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ मेरे पास कितनी है 600 माइनस कवर, कवर कितना ले लिया यहाँ पे 55 mm, तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ आपकी आ जाएगी कितनी 545 mm। तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई 545 mm के बराबर, ये आपके पास आई है इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हो गई, राइट। तो इफेक्टिव डेप्थ मिलने के बाद अब आपको क्या चाहिए, तो मेरे पास इफेक्टिव लेंथ ऑलरेडी बीम की है, इफेक्टिव लेंथ कितनी दी थी 6 मीटर, तो लेंथ की इफेक्टिव लेंथ की बात करूं तो ये ऑलरेडी 6 मीटर दिया है। नॉर्मली मेरे को जब बीम डिजाइन करता हूं मुझे 4 डायमेंशन पता होने चाहिए, उसकी विड्थ पता होनी चाहिए, पता है, उसकी ओवरऑल डेप्थ भी पता है, इफेक्टिव डेप्थ भी पता है और इफेक्टिव लेंथ भी पता है। यही नॉर्मली 4 डायमेंशन मेरे को लगती है, और साथ में मेरे को कवर भी यहाँ पे पता है। इसका मतलब डायमेंशन का काम हो गया। तो हमेशा पहला स्टेप आपका गिवन डेटा होगा, दूसरे में हमेशा आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, उसी के बाद आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो अब यहां से हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 क्या होगी, लोड्स एंड बाइंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। लोड्स एंड बाइंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा, फिर हमें डायमेंशन पता चल गया कि हम इतने बाय इतने का बीम बनाने वाले। अब हमें ये देखना है कि जो बीम हम बना रहे हैं जिसकी विड्थ इतनी है, डेप्थ इतनी है, राइट, और आपका इफेक्टिव स्पान इतना है, तो इसके ऊपर जो लोड आएगा वो टोटल लोड कितना है, तो आपको यहाँ पे लोड निकालना है। तो अब लोड कैसे पता चलेगा, तो नॉर्मली जब भी आप किसी बीम को डिजाइन करते हैं तो बीम के ऊपर नॉर्मली आप 2 ही लोड को कंसीडर करते हैं। बहुत मिनिमम बुक ऐसी होंगी जिसमें 3 एक फिनिशिंग लोड भी ले लिया जाता है, लेकिन बीम के ऊपर एरिया इतना ज्यादा नहीं होता, तो फिनिशिंग लोड हम अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग जो बात करते हैं नॉर्मली, तो हम 2 लोड को यहाँ पे लेके चलेंगे, एक होता है लाइव लोड और दूसरा होता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर या सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर, और जिसको हम डेड लोड भी बोलते हैं। तो लाइव लोड तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पे हम कितने की बात करेंगे 2 लोड की, तो पहला लोड इसमें लाइव लोड तो दिया ही हुआ है, लाइव लोड कितना दिया है, तो लाइव लोड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 60 किलो न्यूटन पर मीटर, 60 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड इसके ऊपर आ रहा है। लाइव लोड क्या होता है, टेम्परेरी लोड। जैसे इस बिल्डिंग पे अगर मैं खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे लाइव लोड हूं,
क्योंकि मैं टेम्परेरी हूं, अभी हूं, थोड़ी देर बाद यहां से मैं हट सकता हूं। तो लाइव लोड मतलब जो टेम्परेरी लोड होता है वो लाइव लोड होगा, और डेड लोड मतलब जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट होता है, तो वो आपका डेड लोड होगा, राइट। तो लाइव लोड आपके पास इतना हो गया। सेकंड हम बात करते हैं इसमें डेड लोड की। डेड लोड या जिसको आप सेल्फ वेट भी बोल सकते हैं, राइट, और सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, डेड लोड और सेल्फ वेट। तो यहां पे डेड लोड या सेल्फ वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा किसी भी बॉडी का सेल्फ वेट अगर आपको निकालना है तो आप उस बॉडी का वॉल्यूम ले लीजिए और उसको डेंसिटी ऑफ द मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब विड्थ ऑफ द बीम हमको पता होनी चाहिए, इनटू डेप्थ ऑफ द बीम पता होना चाहिए, इनटू लेंथ पता होना चाहिए, इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ ऑफ द बीम मेरे पास कितनी है, 300, और क्योंकि आरसीसी का यूनिट वेट मेरे पास किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है तो इसको भी मैं मीटर में लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास लोड जो लाइव लोड है वो भी मीटर में, तो मेरे को 300 बी को मीटर में लेना है, तो मीटर मतलब 0.3 हो जाएगा। इनटू डेप्थ की बात करूं तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम कितनी है, 600, तो इसको मीटर में लूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू, अब बात आती है लेंथ की। तो लेंथ के लिए आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें यहां पे लाइव लोड क्या दिया है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीम है, बेसिकली हमारे बीम की जो लेंथ है वो तो 6 मीटर है, लेकिन उसके 1 मीटर के स्पान पे कितने का लोड आ रहा है, 60 किलो न्यूटन का लोड। लाइव लोड कैसा दिया, 60 किलो न्यूटन पर मीटर पे 60 किलो न्यूटन का लाइव लोड। तो जब लाइव लोड पर मीटर के ऊपर है तो डेड लोड भी आपको काय पे निकालना पड़ेगा, पर मीटर पे निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जो एल है, एल आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको पर मीटर लेना है, और पर मीटर मतलब 1 मीटर लेना है, पर मीटर मतलब 1 मीटर के ऊपर। तो आपका लाइव लोड पर मीटर पे है, 1 मीटर पे है, तो आपको डेड लोड भी 1 मीटर के लिए निकालना है, तो एल की जगह आप 1 लिख देंगे, इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना बताया था मैंने, जो पहले की क्लासेस थी उसमें बहुत अच्छे से बताया था। डेंसिटी या यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो होता है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपके मेंबर का वॉल्यूम, इनटू ये क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, जो कि हम मटेरियल यहाँ पे आरसीसी यूज कर रहे हैं, तो ये आरसीसी का यूनिट वेट। इसी तरीके से पीसीसी का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिया जाता है, स्टील का 7850 केजी पर के हिसाब से लिया जाता है। वो ये सारा मैंने जो फर्स्ट लेक्चर्स पढ़ाए थे, यूनिट फर्स्ट पढ़ाई थी, तब मैंने आपको सारे के यूनिट वेट बता दिए थे जो जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़े। तो ये याद रखिएगा कि ये आपको हमेशा यहाँ पे जब भी मैं यूनिट वेट ऑफ आरसीसी की बात करूंगा तो आपको 25 लेना। एंड द सेकंड थिंग कि जब भी आप बीम डिजाइन करेंगे तो मोस्टली जो बीम के ऊपर लोड आता है, लाइव लोड दिया रहता है, वो हमेशा यूडीएल के फॉर्म में दिया रहता है। ये यूडीएल के फॉर्म में है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जब भी लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल के फॉर्म में दिया, दैट मीन कि आपको एल की जगह हमेशा क्या लेना है, 1 ही लेना है। आपका एल कितना भी हो, 6 मीटर हो, 8 मीटर हो, 10 मीटर हो, आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे हम जाते हैं, अब इसका डेड लोड निकालते हैं। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर के बराबर, ये हमारे पास डेड लोड आ गया। अब इससे हम टोटल लोड निकाल सकते हैं। टोटल लोड मींस डब्ल्यू, तो टोटल लोड मतलब लाइव लोड प्लस डेड लोड। तो लाइव लोड आपके पास कितना है, 60, प्लस डेड लोड आपके पास कितना निकला है, 4.5। तो यहां से टोटल लोड आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 64.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 64.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसी तरीके से अब क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइनिंग सीख रहे हैं। लिमिट स्टेट मेथड क्या बोलती है कि जो लोड आपके पास आता है उसको आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ता है, डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब अब हम इससे इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड निकालेंगे, या हम जिसको बोल सकते हैं डिजाइन लोड, डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड निकालेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे यू लग जाता है, डब्ल्यू यू, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू यू हो जाएगा। और इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका डब्ल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से। तो यहाँ पे हम जब इसको करते हैं तो यहाँ से आपका जो डब्ल्यू यू आएगा, इसको 64.5 इंटू 1.5 करते हैं तो डब्ल्यू यू जो आपके पास आ रहा है दैट इज 96.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू की वैल्यू। तो ये आपके पास अल्टीमेट लोड आ गया। दैट मीन कि यहाँ पे जो मैं बीम डिजाइन कर रहा हूं उस बीम के ऊपर जो लोडिंग है उसमें से टोटल जो डिजाइन लोड है जिसके लिए मुझे उस बीम को बनाना है, जिस लोड के लिए मुझे बीम को बनाना है, वो लोड अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मैथड, अकॉर्डिंग टू 4562,000 वो कितना है, 96.75 किलो न्यूटन पर मीटर है।
अब ए लोड जब आपके बीम पे लगेगा तो आपके बीम पे बाइंडिंग मोमेंट डेवलप, और वो बाइंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो अब हम निकालेंगे मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट, जो कि होगा mu, और ये होता है WU LE स्क्वायर बाय 8 के बराबर। कैसे होता है, तो कभी भी आप लोगों ने टॉस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जो 4th सेम में अपने पढ़ा था, तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जब ये यूडीएल एक्ट करता है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब यूडीएल की तरह है, तो यहाँ पे आपके पास W जो एक्ट कर रहा है, यूडीएल की वैल्यू है वो कितनी है, 96.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड एक्ट कर रहा है। तो इस लोड की वजह से जो मैक्सिमम मूवमेंट इस पे आएगा वो कुछ इस तरीके से इसको बैंड करेगा, और मैक्सिमम मूवमेंट इसके सेंटर पे आता है, और वो मैक्सिमम मूवमेंट कितना होता है, WL स्क्वायर बाय 8 के बराबर। किसी भी सिंपली सपोर्ट पे एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हम डिजाइन कर रहे हैं, तो सेंटर पे जो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, WL स्क्वायर बाय 8 आएगा। तो मैंने वही लगाया WL स्क्वायर बाय 8। तो यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं उसमें, तो WU है मेरे पास 96.75 इंटू LE है मेरे पास 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो यहाँ से मेरा अल्टीमेट मूवमेंट डेवलप होगा MU के बराबर, MU हो जाएगा 435.37 किलो न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर के बराबर, राइट। तो इतना मैक्सिमम मूवमेंट मेरे बीम पे आने वाला है। जो 6 मीटर का मैं बीम बना रहा हूँ, जिसकी विड्थ में रखने वाला हूँ 300, जिसकी ओवरऑल डेप्थ में रखने वाला हूँ 600, उसकी इफेक्टिव स्पान जो है वो 6 मीटर है। जब 96.75 का लोड उस पर लगेगा तो उसकी वजह से उस पर जो बाइंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा, जो उस बीम को तोड़ना चाहता है, बैंड करना चाहता है, वो कितना डेवलप होगा, 435.37 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। अब मैंने बोला कि जब ये लोड इस बीम पे लगता है तो सिर्फ बाइंडिंग मूवमेंट को डेवलप नहीं करता, साथ में शियर फोर्स भी डेवलप होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर फोर्स ऑन बीम। तो मैक्सिमम शियर फोर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VU से, और वो कितना होता है, WU LE डिवाइड बाय 2 के बराबर। जैसे मैक्सिमम मूवमेंट होता है इस लोड की वजह से WL स्क्वायर बाय 8, वैसे शियर फोर्स होता है WU L बाय 2 के बराबर। तो यहाँ पे WU की वैल्यू है आपके पास 96.75 इंटू LE है आपके पास 6 मीटर, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम शियर फोर्स मिलेगा जो आपकी बीम पे डेवलप हो रहा है, दैट इज 290.25 किलो न्यूटन के बराबर शियर फोर्स डेवलप होगा। दैट मीन कि जब ये लोड आपके बीम पे लगेगा तो बीम के ऊपर जो बैंडिंग डेवलप होगी, बैंडिंग मोमेंट डेवलप होगा 435.37, जिसकी वजह से बीम बैंड हो सकता है, और जो शियर फोर्स डेवलप होगा जिसके वजह से बीम में डिफरेंट टाइप के क्रैक्स डेवलप होते हैं, वो शियर फोर्स कितना होगा, 290.25 किलो न्यूटन का शियर फोर्स डेवलप होगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे बीम को जो बैंड करना चाहता है, जो फेल करना चाहता है, वो मूवमेंट कितना है और वो शियर फोर्स कितना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि जितना मूवमेंट उसके ऊपर आ रहा है, जितना शियर फोर्स उसके ऊपर आ रहा है, उसको रजिस्ट करने के लिए उसकी डेप्थ, उसके डायमेंशन परफेक्ट है कि नहीं है, और उसमें जो एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द बीम। क्या चेक करना है बीम में, कि ये जो बीम हम बना रहे हैं, जिसकी डायमेंशन हमें पता चल गया है, उस पर कितना बाइंडिंग मूवमेंट, कितना शियर फोर्स आ रहा है, वो हमें पता चल गया है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये बीम सिंगली रेनफोर्स बीम है या डबली रेनफोर्स बीम। अगर मैं ये ऊपर मैंने हेडिंग लिखी हुई है, और क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे डबली रेनफोर्स बीम के बारे में बताने वाला हूं, तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं जो क्वेश्चन की बात करूं, जो क्वेश्चन मेरे को जिस तरीके से दिया गया है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये सिंगली रेनफोर्स बीम है या ये डबली रेनफोर्स बीम। तो इस केस में हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा दैट बीम इज सिंगली और डबली। तो हम यहाँ पे चेक फॉर बीम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं कि बीम आपका सिंगली है और डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एज पर IS कोड 456-2000 for balanced section, for consider as balanced section के लिए, and for FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने MU लिमिट का, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो था 0.138 FC के BD स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था यूनिट फर्स्ट में, मैंने आप लोगों को बताया था
बेसिकली आईएस कोड के पेज नंबर जब 96 पे जाते हैं तो वहाँ जो फॉर्मूले हैं और जो मैंने डेरिवेशंस कराए थे उन फॉर्मूले में एक्चुअली मैक्स की वैल्यू पुट करके बैलेंस सेक्शन के लिए मैंने ये फॉर्मूला तैयार करके आपको बताया कि ये एमी लिमिट का फॉर्मूला कैसे आता है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला छोटा है तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। आईएस कोड में आपको ये एज इट इज नहीं मिलेगा, ये कन्वर्टेड फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने यूनिट फर्स्ट में आपको बताया हुआ है, वहां जाके आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे है। तो 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए एमी लिमिट होता है 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 0.138 एफसी के मुझे पता है यहाँ पे 20 है, विड्थ ऑफ दी बीम यहाँ पे मेरी 300 थी और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम मेरी जो थी वो थी 545। तो यहां से अगर मैं लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालता हूं जो कि न्यूटन एमएम में आएगा, उसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 245.936 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। और ये किसकी वैल्यू है, ये एमयू लिमिट की वैल्यू। इसका मतलब क्या समझ में मुझे आता है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बीम मैं बना रहा हूं जिसकी विड्थ 300 mm है, जिसकी इफेक्टिव डेप्थ 545 mm है, जिसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 यूज हो रहा है और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 यूज हो रहा है, अगर मैं उसे बैलेंस सेक्शन भी मानता हूं, उस केस में भी जो उसका रजिस्टिंग मूवमेंट है, रजिस्टिंग मूवमेंट की जब उसके ऊपर मूवमेंट आएगा तो वो कितने मूवमेंट को रजिस्ट कर पाएगा, तो वो रजिस्ट कर पाएगा 245.936 किलो न्यूटन मीटर के मूवमेंट को वो रजिस्ट कर लेगा, इतने मूवमेंट को रजिस्ट कर लेगा। बट आपका जो मूवमेंट है मतलब एमयू, आपका जो एमयू डेवलप हो रहा है, मूवमेंट डेवलप हो रहा है, वो कितना डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है 435.37 का किलो न्यूटन मीटर, इतना डेवलप हो रहा है, जो कि ग्रेटर देन है किससे, एमयू लिमिट से। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला जो लोड है, लोड की वजह से जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से बीम टूटेगा, वो कितना है 435.37, जबकि जो डायमेंशन में दे रहा हूं बीम को, उस डायमेंशन से जो मुझे रेजिस्टेंस मिल पा रहा है मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, वो रेजिस्टेंस कितना मिल पा रहा है 245.93, मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है और आने वाला मूवमेंट क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब बीम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर आपको टूटने से बचाना है, अगर आप चाहते हो आपका बीम ना टूटे, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको डायमेंशन चेंज करने पड़ेंगे, उसमें मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। बट डायमेंशन आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो विड्थ और डेप्थ है वो लिमिटिंग है, लिमिटेड है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं डायमेंशन नहीं चेंज कर सकता, तो फिर मैं क्या करूं, तो ऐसे केस में लेकिन मैं उसमें स्टील तो लगा सकता हूं, क्योंकि स्टील तो बहुत मिनिमम एरिया कवर करता है और स्ट्रेंथ आपको अच्छी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं कुछ स्टील टेंशन में और बढ़ा दूंगा और साथ में कुछ स्टील में कंप्रेशन में भी लगा दूंगा। तो अब क्योंकि मैं स्टील में कंप्रेशन में भी लगाऊंगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसका मतलब स्टील अब कंप्रेशन में भी होगा और स्टील टेंशन में भी होगा। इसका मतलब ये कौन सा बीम हो गया, इसका मतलब हैंस द बीम इज doubly reinforced बीम होगा। तो कभी भी याद रखिएगा, जब आने वाला मूवमेंट ज्यादा होता है और रजिस्ट करने वाला क्या होता है, कम होता है, इसका मतलब बीम डबली रेनफोर्स बीम होता है। और अगर आने वाला कम है और रजिस्ट करने वाला ज्यादा है, इसका मतलब आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको मटेरियल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब वो कौन सा बीम है, वो सिंगली रेनफोर्स बीम है। क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पे ये हुआ, इसका मतलब हमें पता चल गया कि बीम जो है वो एज अ डबली रेनफोर्स बीम क्या होगा, डिजाइन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने डबली रेनफोर्स बीम का चेक लगाया और हमें पता चल गया कि बीम डबली रेनफोर्स है। यहाँ पे चेक फॉर डेप्थ लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्थ का चेक हम तब लगाते हैं जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जब हम बताते हैं कि भाई इतनी डेप्थ रख लीजिए, तो हम ये चेक करते हैं कि हमने जो डेप्थ आपको दी थी प्रोवाइड करने के लिए वो सही है कि नहीं है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में आपको डेप्थ डायरेक्टली क्वेश्चन ने आपको दी और उसने बोल दिया कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब चेक लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। चेक लगा के करूंगा क्या, क्योंकि मैं उसको चेंज तो कर ही नहीं सकता। चेक मैं तब करता जब मेरी चॉइस होती कि मैं उसको चेंज भी कर सकता हूं। तो जब डायमेंशन हम निकालते हैं, जब आप चेक फॉर डेप्थ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ चेक फॉर डेप्थ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पता चल गया एज अ डबली रेनफोर्स बीम हम बनाने वाले हैं, इसका मतलब ये चेक क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर नेक्स्ट पे। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट होगी, ये फोर्थ स्टेप था, तो अब बात करेंगे फिफ्थ स्टेप की। तो जैसे ही हमें पता चल गया ये डबली रेनफोर्स बीम है, तो अब इसके लिए हम रेनफोर्समेंट निकालेंगे, दैट मीन एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन फॉर डबली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, फॉर डबली रेनफोर्स्ड
राइट। अब डबली रेनफोर्स बीम के लिए वी नो दैट कि कौन कौन सा स्टील निकलता है। एक तो निकलता है AST, जो कि इक्वल टू होता है AST1 प्लस AST2। ये यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया। AST1 मतलब जो ऊपर की कंक्रीट को बैलेंस करेगा, और AST2 मतलब जो कंप्रेशन में स्टील लगाएंगे उसको बैलेंस करेगा। तो AST भी दो बार में निकलेगा, एक AST1 के फॉर्म में, एक AST2 के फॉर्म में। जब दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल AST मुझे मिलेगा। और दूसरा आपको यहां पे एक ASC भी निकालना पड़ता है। ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी निकालना रहता है, राइट। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं AST1 से। AST1 सबसे पहले निकालेंगे, तो यहां पे चलते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं AST1 को, ठीक है। तो AST1 के लिए, AST1 को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। 456 2000, पेज नंबर 96 पे जाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये है, AST1 इक्वल जो आपका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, डिवाइड कर दीजिए 0.87 Fy से, ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU मैक्स। एक फॉर्मूला तो ये है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकला, इतनी विड्थ और इतनी डेप्थ के लिए निकला। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिला, जो कंक्रीट आपको स्ट्रेंथ दे रही है, उसके अपोजिट में AST1 लगता है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बैलेंस करने के लिए AST1 लगता है। तो ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में AST1 आपका निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कई बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इसके अलावा और दूसरा एक और फॉर्मूला है जो आपको IAS कोड के पेज नंबर 96 पे मिल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, XU इक्वल 0.87 Fy AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B। ये दाप्थॉम न्यूट्रल एक्सेस निकालने का फॉर्मूला है, जो सिंगली रेनफोर्स बीम में दाप्थॉम न्यूट्रल एक्सेस निकालने के लिए हम यूज करते हैं। बस यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हमने लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन निकाला था, इसका मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए यहाँ पे XU लेंगे, तो XU जो होगा यहाँ पे XU नहीं होगा, वो XU मैक्स होगा। XU मैक्स, ठीक है। XU मैक्स इक्वल 0.87, Fy मतलब 415, EST आपको निकालना है और ये EST1 होगा, यहाँ पे EST1 होगा, राइट। डिवाइड बाय 0.36, FCK आपके पास 20 है और B है आपके पास 300। और वी नो कि XU मैक्स जो होगा वो 415 स्टील के लिए होता है 0.48 इंटू डी के बराबर। और ये कहाँ लिखा है, ये IS कोड 456 2000 के पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.48 इंटू डी, डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ मतलब 545 इक्वल 0.87 इंटू 415 इंटू AST1 डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B300। तो यहाँ से आपका AST1 कैलकुलेट होके आएगा और वो आ रहा है 1565.035 mm²। ये आ रहा है आपका AST। इसका मतलब जो कंक्रीट से स्ट्रेंथ मिल रही है उसको बैलेंस करने के लिए जो फर्स्ट AST हमारा लगेगा AST1, वो 1565.035 mm² के बराबर। तो ये तो हो गया AST1। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे AST इक्वल कितना होता है, AST1 प्लस AST2, इसका मतलब आपको AST2 भी निकालना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं हम AST2 के, AST2 के। तो रिमेनिंग जो बाइंडिंग मोमेंट है इसको रजिस्ट करने के लिए तो आपने AST1 निकाल लिया, इसको रजिस्ट करने के लिए। अब रिमेनिंग मूवमेंट, रिमेनिंग मतलब आ कितना रहा है मूवमेंट, 435.37, इतना के लिए निकल आया। अब इन दोनों के जो डिफरेंस बचा वो रिमेनिंग मूवमेंट के लिए आपका क्या होगा, AST2। तो अब AST2 जो निकालना है, इसका मतलब आपको AST2 किसके लिए निकालना है, फॉर MU, इसको बोलते हैं MU2 बोल देते हैं, MU माइनस MU लिमिट। तो ये हो जाएगा MU आपके पास था 435.37
इसमें से एमयू लिमिट को माइनस कर दीजिए 245.936। तो यहाँ से MU2 जो आएगा, जिसके लिए हमें अब बाकी का एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ये आ रहा है 189.434 किलो न्यूटन मीटर। इतने के लिए आपको AST2 निकालना है। तो अब वो डिफरेंस के लिए हम लोग निकालेंगे एक्स्ट्रा, और अगर ये डिफरेंस नहीं होता इसमें तो उस कंडीशन में AST2 की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब वो सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह डिजाइन हो जाता है। तो अब इतने के लिए हमें क्या निकालना है, AST2। तो अब इसमें AST2 निकालने के लिए हम जाएंगे IS कोड 456-2000। सो नाउ MU2 के लिए जो हमें AST निकालना है दैट इज AST2। तो AST2 के लिए एज पर द IS कोड 456-2000, पेज नंबर अगेन 96। ठीक, 96 पेज नंबर पे जाएंगे तो वहां भी आपको दो फॉर्मूले हैं आपके पास AST2 निकालने का। एक AST2 का तो फॉर्मूला है कि जो आपने MU2 निकाला है उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 0.87 FY D माइनस D डैश। एक फॉर्मूला तो ये, इससे आप निकाल सकते हैं, कई बुक में एक ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो IS कोड का फॉर्मूला मिलेगा वो AST2 के लिए कुछ इस तरीके से, AST2 इक्वल ASC FSC डिवाइडेड बाय 0.87 FY। ये आपको IS कोड का फॉर्मूला मिलेगा। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ASC पहले निकालना पड़ेगा। ASC निकालोगे तो FSC आपको वहीं से मिल जाएगा। तो पहले आपको ASC निकालना पड़ेगा, तब जाके आप AST2 निकाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला लगाते हो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये लगाना चाहते हो तो इसके लिए फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, सीधा हम AST2 निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम इससे जाते हैं तो इसमें हो जाएगा MU2 मेरा निकला था 189.434 किलो न्यूटन मीटर था, तो 10 पावर 6 कर दूंगा न्यूटन mm के लिए, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू न्यूटन mm में है। तो 87 इंटू F/415, उसके बाद D था मेरे पास 545 और D डैश था 55। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं तो मेरा AST2 जो आ रहा है वो AST2 कैलकुलेट होके आ रहा है मेरे पास 1070.29 आर्म्स का। तो याद रखेंगे कि कोई भी आप फॉर्मूला लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आप ये लगा दीजिए, और आपको ये लगाना है तो ये लगा दीजिए, लेकिन अगर ये वाले से निकालना है तो आपको ASC पहले निकालना पड़ेगा। ये बस याद रखिए, राइट। बाकी आपकी वैल्यू जो आएगी वो उतनी ही आएगी, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, तो वो माइनर सा डिफरेंस कंसीडर हो जाता है, बिकॉज लास्ट में वैसे भी नंबर ऑफ बार को बढ़ाने के लिए हम स्टील थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं, राउंड फिगर में करने के लिए बढ़ी जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। तो अब बात करता हूं मैं, जब मेरा AST1 निकल गया है, AST2 निकल गया है, इसका मतलब मेरे पास दोनों एरिया ऑफ स्टील निकल गए हैं। तो अब मैं बात करता हूं थर्ड की, जो कि होता है ASC, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में स्टील कितना है। तो इसके लिए वापस से जो मैं बात करता हूं, आप IS कोड में जाइए 456-2000 में, पेज 96 खोलेंगे, वहां आपको ASC का फॉर्मूला मिलेगा। ASC इक्वल वहां पे मिलेगा MU2, मतलब जो हमारा MU2 था उसके लिए निकल रहा है ASC FSC D माइनस D डैश। अब यहाँ पे क्या है, MU2 आपको पता है, D पता है, D डैश पता है, ASC निकालना है, FSC नहीं पता। और FSC क्या होता है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। FSC क्या होता है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ये मैं पहले यूनिट में भी आपको बता चुका हूं। और FSC कैसे निकालना है वो भी यूनिट फर्स्ट में हम लोग बात कर चुके हैं, जब मैं एनालिसिस करना आप लोगों को सिखा रहा था। तो मैंने ये बता दिया था कि FSC निकालने के बेसिकली यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हम स्ट्रेन जो दी हुई है 96 पेज नंबर पे IS कोड में, उस स्ट्रेन को यूज करके निकाल सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी जब मैं डबली रेनफोर्स बीम का इंट्रोडक्शन बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको टेबल भी बताई थी कि D डैश बाई D का जो रेशियो होता है उसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालूं तो उसकी बड़ी सी टेबल है, उसकी वैल्यूज हमें याद नहीं रह पाएंगे, तो उससे बेटर हम D डैश बाई D के रेशियो के रिस्पेक्ट में निकालें। मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा, तो उसके बेसिस पे आप उसको मान सकते हैं, ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू वही आएगी। और वो कितनी आ रही है, सबसे पहले आप क्या करिए, FSC को निकालना है, आपका टारगेट FSC निकालना है। आप क्या करिए, D डैश बाई D का रेशियो निकाल लीजिए, D डैश बाई D। तो D डैश आपके पास कितना था, 55, और आपके पास जो D था इफेक्टिव डेप्थ वो थी 545। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो
0.1 आ रहा है। और कभी भी आप जो कवर लेना वो इस हिसाब से लें, नॉर्मली डेप्थ के रिस्पेक्ट में कवर जो आप लें वो इस हिसाब से लें, इस रेशियो के रिस्पेक्ट में, कि आपका रेशियो जो है वो 0.1 आ जाए। क्योंकि जब 0.1 होता है तो कभी भी याद रखिएगा, अगर डी डैश बाई डी का रेशियो अगर 0.1 आ रहा है, इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आ रहा है, तो आप याद रखिएगा जो एफएससी होता है वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये कहाँ से लिया मैंने, इसके लिए टेबल आपको जब डबली रेनफोर्स बीम का इंट्रोडक्शन किया था मैंने आपको टेबल बताई थी कि डी डैश बाई डी का जो रेशियो होता है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, उस रिस्पेक्ट में 0.05 से लेके 0.2 के बीच में वैरी करता है। तो 3-4 कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में 0.1 के लिए जो वैल्यू होती है एफएससी की वो 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। तो कभी भी आप डी डैश इस तरीके से अज्यूम करिए, जब डी डैश आप लें तो तभी आप डी डैश बाई डी का रेशियो निकले। जैसे डी डैश लेना है तो आप डी आपके पास होगा, आप इसको 0.1 ही रख लेना, तो 0.1 के रिस्पेक्ट में डी डैश मिल जाएगा। तो कभी भी आपका क्या आएगा, 0.1 आएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे डी डैश आपको जब अज्यूम करना है तो आप डी आपके पास होगा इक्वल टू 0.1 ले लेना, डी डैश निकालना है तो 0.1 क्या हो जाएगा, डी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी डैश मिल जाएगा, तो डी इंटू 0.1 करोगे तो आपकी जो है वो डी डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो जो डी डैश की वैल्यू है उतनी लीजिए, तो कभी भी जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर होगा। तो उस केस में एफएससी की सिर्फ एक वैल्यू याद रखिए, 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो आपका ये काम हो जाएगा एफएससी के लिए। तो जैसे ही अब आपको यहाँ पे एफएससी मिला, अब मैं यहाँ से एएससी निकाल सकता हूँ। तो एएससी इक्वल हो जाएगा, जो ये फॉर्मूला लगाया mu2 मेरे पास था 189.434 इंटू 10⁻6 न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय एफएससी। एफएससी मेरे पास है 353 और डी है मेरे पास 545 माइनस डी डैश है मेरे पास 55। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो यहां से जो एएससी निकल के आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, दैट इज 1095.189 एमएम स्क्वायर। और कभी भी याद रखिएगा जो एएससी आता है वो ऑलमोस्ट एएससी2 के बराबर ही आता है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन ये और ये दोनों बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बैलेंस के लिए ही तो ये निकल रहा है, या इसके बैलेंस के लिए ही तो ये निकल रहा है। क्योंकि जब एएसटी2 निकलता है तभी तो एएससी निकलता है, जब एएसटी2 की बात नहीं होगी तो एएससी की भी बात नहीं होगी। तो कभी भी ये और ये ऑलमोस्ट बराबर आते हैं, तो एक तरीके से आप चेक भी लगा सकते हैं कि आपका एएससी की वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका एएसटी भी निकल गया, एएसटी2 निकल गया, एएससी निकल गया। अब मैंने आपसे बोला क्योंकि मेरे को पता है, वी नो दैट एएसटी यहाँ पे इक्वल है एएसटी1 प्लस एएसटी2 के। तो यहाँ पे एएसटी1 जो मैंने निकाला था, एएसटी1 था मेरे पास 1565.035 प्लस एएसटी2 अभी अपन ने निकाला 1070.29। तो इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो ये आ रहा है 2635.325 एमएम स्क्वायर। ये आ रहा है आपके पास एएसटी और ये आ रहा है आपके पास एएससी। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी आ गया, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन भी आ गया। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि जब मैं मार्केट में जाऊंगा और मार्केट में मैं बोलूं कि मेरे को 1095.189 एमएम स्क्वायर का एरिया ऑफ स्टील दे दो, तो एरिया ऑफ स्टील मार्केट में ऐसे नहीं मिलता है। इस मार्केट में स्टील कैसे मिलता है, डायामीटर ऑफ बार के रिस्पेक्ट में मिलता है और क्विंटल में या केजी में मिलता है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि मुझे नंबर्स में कितनी बार चाहिए और कितने एमएम की चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बार की, कितनी नंबर ऑफ बार मुझे रिक्वायर्ड होंगी और कितने एमएम की होंगी। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा नंबर ऑफ बार्स निकालना, राइट। यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ बार्स की। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं किसके लिए, एएसटी के लिए, एएसटी के लिए। तो एएसटी आपके पास कितना है वो आपको पता है। तो अगर मैं इसके लिए नंबर ऑफ बार निकालता हूं तो नंबर ऑफ बार निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए आपको सबसे पहले डायमीटर को एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो डाया लेते हैं, जो भी डाया लेंगे वो नंबर ऑफ बार रहेंगे। आपको दो चीज याद रखनी है बस, कि जो भी डाया लेंगे और जितनी नंबर ऑफ बार लेंगे उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया ऑफ स्टील इस रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए। पहली चीज, एरिया ऑफ स्टील आपका रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए सपोज आपने 4 बार निकाली 20 एमएम की, तो 4 इंटू 20 एमएम है, मतलब पाई बाई 4 20 के स्क्वायर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू
एक 20 mm की बार का एरिया इंटू 4 करूंगा तो जो भी एरिया ऑफ स्टील आएगा वो इस एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपको ये भी याद रखना है कि जो नंबर ऑफ बार है ऐसे नहीं है 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी निकाल लें। आपको ये भी याद रखना है कि आपकी जो बीम की विड्थ है, जैसे यहाँ पे 300 mm विड्थ है, तो हम ये मानते हैं कि 300 mm बीम विड्थ में आपको प्रॉपर स्पेसिंग भी देनी है बार के बीच में, तो आप नॉर्मली 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 बार को प्लेस कर पाएंगे, इससे ज्यादा बार प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर बार जो आप लगाएंगे, एक लगाएंगे, फिर दूसरी लगाएंगे, फिर तीसरी लगाएंगे, फिर चौथी लगाएंगे, 5 भी लगाएंगे, तो हमारे पास 300 mm की विड्थ है बीम की। अगर हम नंबर ऑफ बार ज्यादा निकाल लेंगे तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कम हो जाएगी, स्पेसिंग कम हो जाएगी तो जब हम कास्टिंग करेंगे तो जो एग्रीगेट है वो ऊपर का ऊपर ही फंसा रह जाएगा, वो नीचे नहीं जा पाएगा। एग्रीगेट मतलब जो गिट्टी होती है, नीचे क्या जाएगा, सिर्फ सीमेंट और सैंड का घोल जाएगा, मिक्स जाएगा, जो कि हमें स्ट्रेंथ नहीं देता है। स्ट्रेंथ हमें किससे मिलती है, एग्रीगेट से मिलती है। तो कास्टिंग के टाइम पे प्रॉपर तरीके से आपका एग्रीगेट इधर से उधर पास होना चाहिए, जिससे प्रॉपर स्ट्रेंथ हमें मिल सके, प्रॉपर हमको कास्टिंग हमारी हो सके। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार का भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। कोशिश करें कि 300 mm 250 mm नॉर्मली आपकी बीम की साइज होती है, तो आप उसमें आप ट्राई करें कि 4 नंबर ऑफ बार में आपका काम हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा कभी आ जाए तो 5 आ जाए, इससे ज्यादा ना है। तो इस हिसाब से आपको डायमीटर को एज्यूम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेड, अगर मैं यहाँ पे 28 mm का बार लेता हूं, 28 mm, तो 28 mm की अगर मैं 5 बार यहाँ पे लगा रहा हूं तो मेरा जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है ना वो 3072 mm स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं 28 mm की बार लगा रहा हूं, कितनी बार लगा रहा हूं, 5 बार अगर लगा रहा हूं, तो मेरा एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है, 3072 mm स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। रिक्वायरमेंट इतना है, इतना ज्यादा प्रोवाइड करूंगा तो इकोनॉमी भी तो देखनी है स्ट्रक्चर की। और अगर मैं 5 की जगह इसको 4 कर दे रहा हूं तो फिर रिक्वायर्ड से कम हो जा रहा है। अगर 5 की जगह मैं 4 बार ले रहा हूं 28 की, तो ये रिक्वायर्ड से कम हो जा रहा है। तो ना मैं 4 ले सकता हूं, ना मैं 5 ले पा रहा हूं। इसका मतलब ये डाया तो मैं नहीं ले पाऊंगा। इसी तरीके से फिर मैंने चेक किया, मैं एक काम करता हूं, 25 mm का यूज करके देखता हूं। 25 mm, तो 25 mm की अगर मैं बार ले रहा हूं और अगर मैं 25 mm की 5 बार भी ले रहा हूं, तो मेरा जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो 2454 आ रहा है, जो कि रिक्वायर्ड से क्या है, कम है। इसका मतलब मैं ये भी नहीं ले पाऊंगा, या फिर मेरे को 6 बार लेनी पड़ेगी, तो मैं जाके क्रॉस करूंगा 6 में, फिर और ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 25 की भी नहीं चल पाएगी। फिर मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, 25 से नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि और एरिया कम हो जाएगा। 28 में ओवर हो रहा है, तो 28 के अलावा अगर मैं बात करूँ 32 की, 32 में नंबर ऑफ बार करके देखूं, तो मैंने यहाँ बात करी कि 32 mm अगर लेता हूँ और इसकी मैं सिर्फ 4 ही बार लेता हूँ, तो 32 की 4 बार में भी मेरा एरिया कितना हो रहा है, 3216 mm स्क्वायर। तब भी आपके रिक्वायर्ड एरिया से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले पा रहा हूँ, ये भी नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी कहानी थोड़ी उलझ रही है ना। मेरा काम 25 mm में चल रहा है, उसमें कम पड़ रहा है, उससे ऊपर 28 mm की बार आती है, उसमें 5 में बहुत ज्यादा हो रहा है, 4 में कम हो रहा है, और उसके ऊपर फिर 32 आती है, तो 32 में 4 में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, 3 में तो और कम हो जाएगा। तो इसमें मेरा काम नहीं चल रहा है। 32 mm की 3 ट्राई आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपका काम नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, तो कई बार जब ऐसी कंडीशन आपकी बीम में बनती है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि मिनिमम डायमीटर ले लूं मैं 25 का, और इसकी मैं 6 बार ले लूं, तो 4 बार नीचे वाले सरफेस में लगा दूं, कुछ इस तरीके से जैसे ये मेरा बीम बन रहा है, तो 4 मैं यहाँ पे नीचे लगा दूं, और उसके ऊपर जो 2 बार बची है वो 2 बार ऊपर यहाँ पे लगा दूं, तो डबल लेयर में आपको बार लगानी पड़ेगी। ऐसी भी कंडीशन आती है। या दूसरी कंडीशन ये कि मैं 2 डिफरेंट डायमीटर की बार लगा दूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, 28 mm की 2 बार ले लेता हूं और 32 mm की 2 बार ले लेता हूं। टोटल एरिया ऑफ स्टील आपका इससे ज्यादा होना चाहिए। 2 अलग अलग mm की भी लगा सकते हैं, ऐसा भी आपको बीम में देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने बोला लेट प्रोवाइड 2 28 mm डाया बार, 28 mm डाया एंड 2 32 mm डाया बार। ठीक है, तो जब मैं 228 mm की कर रहा हूं, तो इससे जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो आएगा 2 इंटू π/4 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। तो इससे जो मेरा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, ये आ रहा है 1231.50 mm स्क्वायर। और जब मैं लगा रहा हूं 232 mm की बात, तो 2 इंटू π/4
32 का स्क्वायर, तो इससे जो मेरा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है वो आ रहा है 1608.49। इसका मतलब मेरा टोटल जो एरिया ऑफ स्टील होगा, टोटल एरिया प्रोवाइड वो हो जाएगा 1231.50 प्लस 1608.49। तो ये टोटल हो रहा है मेरा 2839.994 mm स्क्वायर। ये आ गया मेरा AST प्रोवाइडेड, AST प्रोवाइडेड, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड से क्या है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है और ज्यादा भी है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं प्रोवाइड कर देता हूं 232 mm के बाद 28 की mm की और 232 mm के बाद प्रोवाइड कर देता हूँ। 4 बार लगाऊंगा, 2 28 mm की लगाऊंगा, 2 32 mm की लगाऊंगा, तो 28 mm से मेरे को एरिया मिल जाएगा 1231 और 32 से मेरे को एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा 1608। और जब इन दोनों को टोटल कर रहा हूं तो मेरा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड से क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बार कर सकता हूँ और कोई जरूरी नहीं कि मैंने ये करी तो आप भी ये करें। अगर आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन आपको लग रहा है, ये भी है कि आप 25 mm की 6 बार आप प्रोवाइड कर दीजिए तो डबल लेयर में लगा दीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या कोई दूसरा डाया आपको मिल रहा है जो कॉम्बिनेशन में आपका काम कर रहा है और 26-35 से ऊपर आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टील को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोवाइडेड आपके रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये जो डायामीटर मेरी बार है ये बिल्कुल सही है और 4 बार में इसलिए उसमें प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। तो नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हैंस प्रोवाइड 232 mm dia bar and 228 mm dia bar as a tension reinforcement। तो टेंशन रेनफोर्समेंट का तो काम मेरा हो गया। अब मैं बात करता हूं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की, कि मैं जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकला है 1095.189 उसके लिए मैं कितने mm की बार यूज करूंगा, तो अब मैं बात करता हूं उसकी। नाउ नंबर ऑफ बार्स फॉर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो हमने निकाला उसके लिए कितनी नंबर ऑफ बार लगेगी और कितने mm की लगेगी। तो इसके लिए सिंपल है, नंबर ऑफ बार्स आपको निकालनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आपका जो ASC है, ASC को डिवाइड कर दीजिए π/4 t स्क्वायर, मतलब एक बार के एरिया से। ये क्या है, एरिया ऑफ 1 बार, एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। और जो D है, लेट अज्यूम यूज 20 mm डाया, ठीक है। 20 mm के बार के लिए निकालते हैं। तो 20 mm के लिए अगर निकालता हूं 1095.189 डिवाइड बाय 1 बार का एरिया π/4 d स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो इससे जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बार आएंगी 3 पॉइंट कुछ आएंगी, मतलब राउंड फिगर में आप जो ले लीजिएगा वो ले लीजिएगा 4 नंबर्स। कभी भी जो नंबर्स आते हैं आपके पॉइंट में अगर निकल के आ रहे हैं तो पॉइंट में मतलब आधी बार तो लगाएंगे नहीं। जैसे 3.1 आया तो 3.1 को भी आप 3 नहीं कर सकते, आपको उसको 4 ही करना है, क्योंकि 3.1 आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको उससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन उससे कम नहीं दे सकते हो। कम दोगे तो आपका जो बीम है वो कम रेजिस्टेंस देगा, और आप ये मान रहे हो वो जिस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए निकाला है उस जितना मूवमेंट आ रहा है उससे कम वो रेजिस्टेंस दे पाएगा। तो जितना मूवमेंट आया अगर वो मैक्सिमम आ गया तो बीम आपका फेल हो सकता है। तो कभी भी नंबर ऑफ बार जो होती हैं राउंड फिगर में हम उसको इंक्रीज करके लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 नंबर्स लगाऊंगा, 3 पॉइंट जो भी आता है तो हम यहाँ पे कितनी लगा रहे हैं, 4 नंबर ऑफ बार। तो अगर मैं 4 नंबर ऑफ बार की बात करूं तो ASC जो प्रोवाइडेड होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू π/4 20 का स्क्वायर। इससे आपका ASC प्रोवाइडेड निकल जाएगा। तो ASC जो प्रोवाइडेड आ रहा है दैट इज 1256 mm स्क्वायर, जो कि आपका ग्रेटर देन है ASC रिक्वायर्ड से, ठीक है। और रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड था आपका 1095.189 से। तो ये बिल्कुल सही है, आप 20 mm की 4 बार इसमें आराम से लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ऊपर की बात करूं तो मैं 4 स्टील की रॉडें लगाऊंगा कंप्रेशन साइड में, और नीचे की बात करूं तो मैं वहां पे भी 4 लगाऊंगा, लेकिन वहां पे 2 जो लगेंगी वो 32 mm की लगेंगी और 2 जो लगेंगी वो 28 mm की लगेंगी। और कैसे लगानी है वो लास्ट स्टेप में जब मैं समरी बताऊंगा आपको, डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट बताऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही हमारा जो AST और ASC का काम खत्म होता है, अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीम के ऊपर जब लोड आता है तो लोड सिर्फ बाइंडिंग की वजह से नहीं टूटता। ये जो हम स्टील लगा रहे हैं ये हम बाइंडिंग के लिए लगा रहे हैं। टेंशन में जो स्टील हमने लगाया वो बाइंडिंग के लिए लगाया। तो जो स्टील में जो लंबी लंबी रॉडें देखते हैं आप, बीम जब बनता है तो आप देखते हैं लंबी लंबी रॉडें लगाई जाती है, वो बाइंडिंग को रजिस्ट करने के लिए लगाई जाती है। और इसके अलावा उसमें ऐसे स्ट्रप्स लगाई जाती हैं, ऐसे चौकोर चौकोर रिंग्स बना बना के लगाई जाती हैं।
वो शियर को रजिस्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। इसका मतलब अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा बीम जो है वो कहीं शियर की वजह से तो फेल नहीं हो। और उससे पहले आप एक और कंडीशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। चेक फॉर शियर से पहले अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456-2000 पेज नंबर जब आप खोलेंगे 47, तो वहां पर मैक्सिमम टेंशन स्टील का क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैक्सिमम टेंशन स्टील जो कि कितना बोला है, वहां पे बोला है ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टील, ये मैक्सिमम है 0.04 बीडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0.04 बी है आपके पास 300 और डी है आपके पास 600, तो इससे जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है 7200 mm², जबकि आपने तो एएसटी इससे कम ही दिया है। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन है किससे, एएसटी प्रोवाइडेड से, ग्रेटर देन है एएसटी प्रोवाइडेड से, तो हैंस ओके। कभी भी इससे ज़्यादा स्टील नहीं होना चाहिए टेंशन साइड, तो अपने तो कम ही है राइट। इसका मतलब ये बिल्कुल सही, अपन ने तो 3000 के अप्रोक्सीमेट दिया और ये 7200 बता रहा है, तो यहाँ पे अपन सही, ठीक है। तो ये मैक्सिमम का चेक भी लगा सकते हैं। इसके बाद सीधा जाएंगे स्टेप नंबर नेक्स्ट पे, जो कि हमारी स्टेप होगी 6th, जिसमें बोलेंगे चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर, कहीं शेयर की वजह से हमारा बीम फेल तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए डिजाइन शेयर फोर्स, डिजाइन शेयर फोर्स वो हमने निकाला था VU और वो निकला था 290.25 किलो न्यूटन। इतना निकला था हमारा डिजाइन शेयर फोर्स, VU इक्वल 290.25 किलो न्यूटन के बाद। तो अब हमको क्या समझ में आया कि जब मैं बात करूंगा चेक फॉर शेयर की, इसका मतलब जब जो मैं बीम बना रहा हूं उस बीम के ऊपर जो लोड आएगा, उस लोड की वजह से जो शेयर डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू LSM मैथड, जिसमें 1.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो शेयर फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा 290.25 किलो न्यूटन। तो जब इतना शेयर फोर्स आपके बीम पे डेवलप होगा 290.25 किलो न्यूटन का, तो इसकी वजह से बीम के अंदर स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी। तो अब आपको ये देखना है कि इस लोड की वजह से कितनी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। तो उस स्ट्रेसेस को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। और क्या होती है ये रिप्रेजेंट करते हैं टाउ वी से। और ये क्या होता है, टाउ वी इक्वल होता है VU बाय VD। और ये कहां लिखा है, ये IS कोड 456-2000 पेज नंबर 72 पे आपको मिलेगा, VU बाय VD। ये होती है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब जब इतना 290.25 का शेयर फोर्स आपकी बीम पे लगेगा, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, डेवलप होंगी, वो होंगी टाउ बी। और टाउ बी इक्वल मतलब VU बाय VD। और टाउ बी को आप इस तरीके से एक लोकल लैंग्वेज में अगर मैं जानना चाहूं, तो टाउ बी मतलब वो स्ट्रेसेस है जिसकी वजह से मेरा बीम फेल होगा। तो मेरे को देखना है कि वो बीम जो फेल होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितनी डेवलप हो रही है। तो अब मैंने बोला कि उस स्ट्रेस की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। तो टाउ वी निकालने के लिए VU बाय VD, VU आपके पास कितना है 290.25 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी अपने पास B और D जो है वो mm में अपन लेने वाले। तो 300 इंटू D है 545। तो इससे अगर मैं देखूं तो मेरा जो टाउ वी आ रहा है वो टाउ वी आ रहा है 1.752। इसका मतलब टाउ वी इक्वल 1.752 न्यूटन पर mm²। ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट मतलब न्यूटन पर mm²। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउ बी है, जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, जो बीम को तोड़ेंगी, वो डेवलप हो रही है 1.752 न्यूटन पर mm²। ठीक है। अब आपको इसमें दो चीजों को चेक करना है। एक तो ये कि जो शेयर स्ट्रेसेस आ रही है वो अकॉर्डिंग टू IS कोड पेज नंबर 73 पे देखेंगे, उसमें मैक्सिमम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की कंडीशन दी है, उससे ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह बाकी सब चीजें भी चेंज करेंगे, मतलब आपका बीम डेंजर जोन है। तो पहला चेक तो आपको करना है कि ये जो वैल्यू आपके पास टाउ वी आई है वो टाउ वी मैक्स से
ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टाउ वी मैक्स को अगर देखने जाओगे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए पेज नंबर 73 पे आईएस कोड के, तो वहां पे दी है वो 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे टाउ वी लेस देन है टाउ वी मैक्स से, और हमेशा ये लेस देन होनी चाहिए। इसका मतलब ओके, तो यहां तो हम कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब हमको ये देखना है, ये वाली कहानी तो सिर्फ इन दोनों के आपस रिलेशन की, अब इस वाली चीज को हटा दो। अब सिर्फ इतना याद रखो कि टाउ भी कितना आ रहा है 1.752, जो आपके बीम को तोड़ देगा। अब आपको देखना है कि आपके बीम को बचने के लिए, आपका जो बीम बचेगा उससे, तो वो कितनी आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, जो आपको बीम देगा इस स्ट्रेस से बचने के लिए, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ सी से। नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ मतलब टाउ सी। और टाउ सी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको आईएस कोड खोलना पड़ेगा 456/2000, पेज नंबर 73 पे जाएंगे। जब 73 पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक बड़ी सी टेबल मिलेगी 73 के फर्स्ट पेज पे, और उस बड़ी सी टेबल के पहले कॉलम में आप देखोगे तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा पीटी का। पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील का, और ये इक्वल टू होता है 100 AST बाय BD। ये फॉर्मूला वहां पे आपको मिल जाएगा। तो 100 AST आपने जो प्रोवाइड किया है, तो अपन ने AST जो प्रोवाइड किया था वो देख लेंगे। तो अपना AST प्रोवाइडेड था 2839.39 अप्रोक्सीमेट, डिवाइड बाय B 300 और D 545। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो पीटी आ रहा है, इससे परसेंटेज ऑफ स्टील जो आ रहा है, वो पीटी आपके पास आ रहा है, पीटी आ रहा है 1.73%। इतना पीटी आपके पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वापस से सुनिएगा। चेक फॉर शेयर की मैं बात कर रहा हूं। चेक फॉर शेयर का मतलब मैंने बोला कि आपके बीम पे जब लोड आता है तो उसकी वजह से सिर्फ बाइंडिंग नहीं आती बीम में, शेयरिंग भी आती है। बैंडिंग का मतलब क्या होता है, बैंडिंग मतलब बीम बैंड करता है, तो उसके लिए हम उसमें लंबी लंबी रॉडें लगाते हैं। तो वो हमने चेक कर लिया और उसके लिए हमने रॉडें लगा भी दी। 28 mm की 2 रॉड लगा देंगे, 32 mm की 2 रॉड लगा देंगे, तो आपका काम हो जाएगा, बैंडिंग से आपका बीम फेल। लेकिन मैंने बोला कि शेयरिंग भी आती है, तो शेयरिंग आती है तो कितना शेयर फोर्स आ रहा है वो हम पहले ही निकाल चुके थे, इतना आ रहा है। जब ये बीम पे लगा तो इसकी वजह से स्ट्रेस आई, तो वो कितनी स्ट्रेस डेवलप हुई, BU बाई BD, वो स्ट्रेस हुई 1.75। इतनी स्ट्रेस डेवलप हुई। अब मैंने बोला कि ये जो स्ट्रेस डेवलप होती है ये भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डेंजर जोन में चला जाएगा। तो वो लिमिट क्या है, तो वो आईएस कोड ने बोली पेज नंबर 73 में, टाउ वी मैक्स हो सकता है 20 के लिए, M20 ग्रेड के लिए 2.8, तो मैक्सिमम से तो कम ही है, तो ये तो ठीक है, यहां तो हम सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब मैंने बोला कि जब ये स्ट्रेस आपके बीम पे लगेगी तो बीम क्या इस स्ट्रेस से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, तो उसके लिए आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी बीम की, जिसको टाउ सी बोलते हैं। उसके लिए आप आईएस कोड 456/2000 पेज के 73 पे जाओगे, वहां कॉलम मिलेगा, एक टेबल मिलेगी, उसके पहले कॉलम में ये पीएच परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मिलेगा 100 AST बाय BD। इसमें वैल्यू पुट करी तो परसेंटेज ऑफ स्टील आया 1.73%। इसका मतलब आप जो बीम बना रहे हो उसमें जितनी कंक्रीट है, उस कंक्रीट के कंपैरिजन में जो उसमें स्टील लगा है वो 1.73% स्टील लगा। अब इस परसेंटेज ऑफ स्टील के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, टाउ सी मिलेगा, उसी पर्टिकुलर टेबल से। तो अब हम चलते हैं उस टेबल में और हम देखते हैं टाउ सी। नाउ टाउ सी नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालना है इसको, इसके लिए आपको पीटी पता होना चाहिए, जो कि हमने पीछे निकाल लिया। 1.73% पीटी आया, परसेंटेज ऑफ स्टील आया, मतलब आपके बीम में जितना कंक्रीट है उसके कंपैरिजन में जो उसमें स्टील लगा है वो 1.73% लगा, ये पीटी आ गई। ठीक, अब मैं आगे गया तो इसके लिए पीटी से मैं टाउ सी कैसे निकालूंगा, तो एज पर द आईएस कोड 456/2000 के पेज नंबर 73 पे जाएगा, वहां आपको एक टेबल मिलेगी। उस टेबल में पहला कॉलम होगा पीटी का, तो जब उस पीटी में जाएंगे, और आपका पीटी कितना है 1.73, जब आप जाएंगे तो उसमें नीचे जाते जाएंगे तो आपको 1.50 के लिए एक वैल्यू मिलेगी, 1.50 के लिए। और कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट के नीचे देखना है, M20, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में M20 दिया है। तो 1.50 के लिए आपकी टाउ सी की वैल्यू 0.72 लिखी है वहां पे, और उसके बाद सीधी 1.75 के लिए लिखी है, और वो कितनी लिखी है, वो लिखी है 0.75, जबकि आपको कितनी चाहिए 1.73, जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में जो 1.73 आ रहा है उसके लिए उस टेबल में वैल्यू नहीं है, या तो मिल रही है 1.5 के लिए या तो मिल रही है 1.75 के लिए। तो इस कंडीशन में हमको इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा।
तो इंटरपोलेट कैसे करते हैं, तो मैंने बोला कि इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 0.72 टाउ सी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, किसके लिए निकाल रहा हूं 1.73 के लिए। तो क्या करिए, ये जो वैल्यू आपको ऊपर वाली दिख रही है 0.72, उसके बाद प्लस लगाइए, क्योंकि नीचे जाने पे वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट में फिर ये मैक्सिमम वैल्यू लीजिए 0.75, इसमें से माइनस कर दीजिए मिनिमम 0.72, ठीक, डिवाइड करिए, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसके लिए 1.75, और इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस 1.50, ये ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको किससे, आपको जिसके लिए वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी है 1.73 के लिए, और इसमें से माइनस कर दीजिए जो मिनिमम वैल्यू है, और वो मिनिमम वैल्यू कितने के लिए देखी आपने 1.50 के लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस। तो यहां से जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे इंटरपोलेट करके, तो टाउ सी आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.746 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 0.746 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आपके पास टाउ सी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बीम है, जिसकी विड्थ 300 mm है, जिसकी ओवरऑल डेप्थ 600 mm है, जिसमें स्टील जितना लगा हुआ है 1.73% एरिया ऑफ स्टील लगा हुआ है, वो जो आपको स्ट्रेंथ देगा किसके अगेंस्ट, शेयर स्ट्रेसेस के अगेंस्ट जो आपको स्ट्रेंथ देगा वो कितनी देगा 0.746 न्यूटन की स्ट्रेंथ देगा। जबकि जो उस पर स्ट्रेस आ रही है, वो स्ट्रेस कितनी आ रही है, तो उस पर जो स्ट्रेस आ रही है वो 1.752 न्यूटन की स्ट्रेस आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाउ बी है, जो स्ट्रेस आ रही है, और वो कितनी आ रही है 1.752 की आ रही है, और जो रजिस्ट हो रही है टाउ सी क्या है, कम है, क्योंकि टाउ सी है 0.746 न्यूटन की। इसका मतलब आने वाली स्ट्रेस ज्यादा हो गई, रजिस्ट करने वाली कम हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, बीम में फेलियर आएगा ही आएगा। किसकी वजह से आएगा, शेयर की वजह से। तो अगर अब उस शेयर की वजह से आने वाले फेलियर को आप रोकना चाहते हो, तो आपको उसमें एडिशनल स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं शेयर रेनफोर्समेंट। और वही जो रिंग्स लगी रहती हैं वो इसीलिए ही लगाई जाती हैं, जो शेयर को क्या करती हैं, रजिस्ट करती है, राइट। इसका मतलब जब भी आपका टाउ भी क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, ये ग्रेटर है, टाउ भी ग्रेटर हो जाए और टाउ सी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यहाँ पे यही कंडीशन बन रही है कि आपका टाउ भी बड़ा है और टाउ सी क्या है, छोटा है। इन दैट केस आपको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस शेयर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, और जब शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है तो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो फिर नीचे लिखेंगे लेट प्रोवाइड 8 mm डाया 2-legged स्ट्रप्स। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें शेयर रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है, जैसे यहां पे जरूरत है क्योंकि टाउ भी बड़ा है, टाउ सी छोटा है, तो इस केस में हम जो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए जो मैंने फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स लिए थे उसमें बताया था कि आप 2-legged स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं, 4-legged हो सकती है, 6-legged हो सकती है। तो नॉर्मली आपने कभी भी बीम बनते हुए देखा, तो आपने ऐसे एक सिंपल इस टाइप की रिंग लगाते हुए देखा होगा, बीम में इस टाइप की एक रिंग लगती है। तो ये जो रिंग आप लगा रहे हैं इसको ही क्या बोलते हैं, 2-legged स्ट्रप बोलते हैं। तो हमने माना हम ये वाली रिंग लगाएंगे शेयर को रजिस्ट करने के लिए, तो ये हो गई आपकी कौन सी, 2-legged स्ट्रप्स, इसको 2-legged स्ट्रप्स बोलते हैं। और इसको कितने mm की बार से बनाएंगे, तो नॉर्मली इसको हम बनाते हैं कितने mm से, 8 mm की बार से, तो हमेशा आप इसको 8 ले लीजिएगा। तो 8 mm की बार से हम इसको बनाएं। पुरानी बुक्स में ये 6 था, बट 6 mm का बार नहीं मिलेगा आपको, 8 मिलेगा, तो आप 8 mm से बनाएं। तो जब 8 mm की बार से 2-legged स्ट्रप बनाएंगे, तो इसका जो एरिया ऑफ स्टील होगा, एक स्ट्रप का जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो होता है ASB। और ASB कितना होगा, क्योंकि ये 2-legged है, मतलब 2 × π/4, और कितने mm से बना रहे हैं, 8 का स्क्वायर। तो यहां से आप सबसे पहले ASB निकाल लीजिएगा, सिंगल जो आपकी स्ट्रप्स है उसकी वजह से कितना आपको एरिया मिलेगा, दैट इज ASB। तो ASB जो आप निकालेंगे, तो ASB आपके पास आता है 100.53 mm²। ये एक 2-legged स्ट्रप्स का एरिया है, ठीक है। तो जैसे आपको ये एरिया मिल जाए, अब आपको ये देखना है कि आने वाली स्ट्रेस ज्यादा थी, रजिस्ट होने वाली कम थी। तो क्योंकि ये ज्यादा है तो इसकी वजह से फेलियर आएगा, इसलिए हम शेयर रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं। और कौन सा लगा रहे हैं, हम 8 mm की 2-legged स्ट्रप लगा।
लेकिन अब मैंने बोला कि जो आ रही है 1.752 की स्ट्रेस आ रही है और रजिस्ट कितनी हो रही है 0.746, इतनी तो रजिस्ट हो रही है ना, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमको सिर्फ उतने के लिए शेयर एनफोर्समेंट लगाना, पूरे के लिए नहीं लगाना, क्योंकि इसमें से कुछ तो रजिस्ट हो रहा है ना, 0.746 तो रजिस्ट हो रहा है, तो उसको हटा देना है, जो बचेगा उसके लिए शेयर एनफोर्समेंट लगाना है। इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर फोर्स है सबसे पहले आप वो निकालेंगे। तो डिजाइन शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, डिजाइन शेयर फोर्स जो कि VUS होगा, VUS कितना होगा, जो शेयर फोर्स आ रहा था टोटल इतना आ रहा था VU, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस आई, इतना आ रहा था जिसकी वजह से ये स्ट्रेस आई, इसमें से माइनस कर दीजिए जितना रजिस्ट हो रहा है, तो रजिस्ट कितना हो रहा है टाउ सी, बट टाउ सी तो स्ट्रेस है, VU क्या है लोड है, तो इस स्ट्रेस को भी लोड बनाना पड़ेगा इस लोड में से माइनस करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो BD से। तो ये इतना शेयर फोर्स आया, रजिस्ट कितना हो रहा है टाउ सी इंटू BD के बराबर, इसमें से माइनस कर दो, जो बचेगा वो VUS होगा और उसी VUS के लिए हमें यहां पे शेयर एनफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए मैं गया, VU मेरे पास आया था टोटल 290.25, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करिएगा तो 10³ किलो न्यूटन में था ये, माइनस टाउ सी आपके पास निकला 0.746 इंटू B 300 इंटू D 545। तो यहां से आपके पास जो VUS आ रहा है वो आ रहा है न्यूटन में 1682.79 न्यूटन, इतना न्यूटन का फोर्स आ रहा है। और अगर मैं इसको किलो न्यूटन में बात करूं तो 1 2 3 मतलब कि VUS इक्वल 168.279 किलो न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन से किलो न्यूटन बनाने के लिए 10³ से डिवाइड करते हैं, तो 10³ से जब डिवाइड करूंगा तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब अब जो बचा हुआ शेयर फोर्स है वो कितना है 168, जबकि एक्चुअल में कितना आ रहा था 290.25 आ रहा था, जिसमें से इतना रजिस्ट हो गया तो बचा कितना 168.27, इसके लिए हमें शेयर एनफोर्समेंट लगाना है। तो जैसे ही आपका लगेगा 2 लेग स्टेप्स आप लगा रहे हैं, तो अब हम आगे जाते हैं, अब अगेन IS कोड को यूज करेंगे, पेज नंबर 73 पे जाइएगा, वहां आपको स्पेसिंग का एक फॉर्मूला मिलेगा, SB का फॉर्मूला मिलेगा स्पेसिंग का, और वो फॉर्मूला मिलेगा 0.87 F/ASB D डिवाइड बाय VUS का, ये फॉर्मूला। अब ये क्या है, अब ये बेसिकली ये है, आपको ये क्लियर हो गया कि इतने शेयर फोर्स के लिए आपको ऐसी वाली रिंग लगानी है, ऐसी वाली रिंग लगा रहे हैं और इसको रजिस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी वाली लगा रहे हैं तो इतने को रजिस्ट करना है ना, तो उसके हिसाब से इसके नंबर्स आएंगे। इसका मतलब एक लगेगी फिर दूसरी लगेगी, तो एक और दूसरे के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो स्पेसिंग क्या होगी, अब मुझे वो निकालनी। एक रिंग लगाऊंगा उसके बाद दूसरी लगाऊंगा, तो दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगी तो मुझे स्पेसिंग निकालनी पड़ेगी। जैसे ये फोर्स ज्यादा होता है तो स्पेसिंग कम हो जाती है, ये ज्यादा होता है तो स्पेसिंग कम हो जाती है, और अगर ये कम होता है तो स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, तो हम उसके लिए स्पेसिंग निकालें। तो इसके लिए ये फॉर्मूला दिया, इसमें आप IS कोड में जाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 0.87, FY है 415, ASB आपने यहाँ निकाल लिया था 100.53, D है आपके पास 545 डिवाइड बाई VUS आपके पास था 168.279, इसको न्यूटन में लीजिएगा क्योंकि ऊपर की सारी वैल्यू आपके पास न्यूटन mm में है, ठीक है। तो SB जो आपके पास यहाँ से स्पेसिंग आ रही है वो आ रही है 117.55 mm, और इसको अगर मैं राउंड फिगर में रखूं तो स्पेसिंग को कभी भी बढ़ाना नहीं है, नहीं तो स्टिल दूर हो जाएगा, हमेशा कम करना है, तो राउंड फिगर में कम करके 110 mm, ठीक है। तो ये हो गई आपकी SB मतलब स्पेसिंग, और ये जो निकलती है वो निकलती है सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब लेकिन अब इसमें भी एक कंडीशन है कि जो आपका IS कोड है, IS कोड 456 क्या बोलता है कि जो स्पेसिंग होती है वो लीस्ट होनी चाहिए, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, जो स्पेसिंग होती है वो सब कम होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन में से पहली कंडीशन बोलती है 0.75 इंटू डी, तो 0.75 इंटू डी है आपके पास 545, तो इससे एक निकलेगी, तो इससे निकल रही है 408 mm,
दूसरी कंडीशन बोलती है 300 mm, सीधी ये वैल्यू है। और तीसरी कंडीशन जो आपने निकाली है मतलब एस बी और निकाली है 110 mm। इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो स्पेसिंग हम लगाते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग। तो इसमें से और इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 110 है। और कभी भी सबसे ज्यादा हमेशा 300 ही होगी, 300 से ज्यादा की स्पेसिंग देते भी। तो सबसे कितनी है? 110। इसका मतलब यहां पे हम जो स्ट्रप्स लगाएंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रोवाइड 8 mm डाया 2-legged struts at 110 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब हम एक रिंग लगाएंगे बीम के स्टार्टिंग में, उसके बाद 110 mm के बाद दूसरी लगाएंगे, फिर 110 के बाद तीसरी लगाएंगे, ऐसे ही थ्रू आउट द बीम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और मैक्सिमम अगर देखा जाए, अगर आपको इसमें भी स्टील बचाना है तो मैक्सिमम जो शेयर आता है वो सपोर्ट के पास ज्यादा आता है। तो टूवर्ड द सेंटर आप चाहें तो इस स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा आता है तो वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो वहां पे इस स्पेसिंग को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो आपकी स्टील क्या हो सकती है? बच सकती है। तो कभी भी जब आप प्रैक्टिकली देखें तो कई बार ऐसा होगा कि सपोर्ट पे रिंग्स की स्पेसिंग कम होती है और टूवर्ड द जैसे जैसे सेंटर जाएंगे स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और मैक्सिमम बढ़ा भी देंगे तो मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग को नहीं दे सकते। तो ये हमारा पूरा शेयर डिजाइन हो गया। यहाँ पे हमारी बैंडिंग के लिए स्टील निकल गया था, शेयर के लिए भी हमारा पूरा चेक लग गया, शेयर में भी हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। इसके बाद चेक फॉर डेवलपमेंट की बात करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ का जो चेक लगता है वो कैसे लगता है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सारे चेक लगाने के लिए बोला जाता है बीम में। सबसे इंपॉर्टेंट चेक तो मेनली जो होते हैं वो आपके बाइंडिंग और शेयरिंग के होते हैं जो हमने लगा दिए हैं, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए। नाउ चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब ये एक लास्ट चेक हम लोग इसमें और अप्लाई कर रहे हैं, डेवलपमेंट लेंथ का चेक। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? IS कोड खोलिएगा 456-2000, उसके पेज नंबर 42-44 को आप देखिएगा। वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा LD के लिए, लेंथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए, 5 सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 टाउ BD। और वहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि जो सिग्मा एस है, सिग्मा एस को इक्वल आप किसके ले सकते हैं? 0.87 F/, के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 0.87 F/, 5 डिवाइड बाय 4 टाउ BD। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला आपके पास डेवलपमेंट लेंथ के लिए है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो LD है वो डेवलपमेंट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। 0.87 F/, आपको पता है। 5 जो है वो डायमीटर ऑफ बार को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन कि आपने जो टेंशन में रेनफोर्समेंट यूज किया है उसमें डायमीटर ऑफ बार आपने कितना यूज किया है वो D5 की रिप्रेजेंट करेगा। डिवाइड बाय 4 आपका 4 ही रहेगा। टाउ BD मतलब बॉन्ड स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड स्ट्रेसेस क्या है और कैसे लेनी है उसकी बात मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इसमें अगर मैं LD में वैल्यू पुट करूं तो LD निकालने के लिए, डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए 0.87 तो एज इट इज आ जाएगा, F/, भी आपका एज इट इज आ जाएगा। 5 मतलब डायमीटर ऑफ बार, तो टेंशन में आपने जो स्टील की यूज करी थी वो मैक्सिमम डायमीटर जो यूज किया था वहां पे 32 mm किया था, तो 5 की जगह 32 लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इनटू टाउ BD। टाउ BD मतलब बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस का मतलब होता है जैसे ये स्टील की रॉड है और ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट और स्टील की रॉड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो एक दूसरे को बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेसेस होती है। तो इसके लिए आपको IS कोड का पेज नंबर 73 खोलना है। टाउ BD के लिए अगर आप बात करें तो IS कोड का पेज नंबर 73 खोलना है, 73 पेज नंबर। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। M20 ग्रेड के लिए वहां पे M20 ग्रेड के लिए टाउ BD की जो वैल्यू वहां पे दी हुई है वो टाउ BD आपको कितना दिया है? 1.2 दिया है। लेकिन उसी टेबल के जब नीचे आप पढ़ेंगे तो वो ये बोलेगा आपको कि जो 1.2 वैल्यू है वो माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील मतलब जो पहले जो स्टील आता था जिसका सरफेस एकदम स्मूथ होता था, तो उससे जो बॉन्ड स्ट्रेस मिलती थी वो कम मिलती थी। और आज के टाइम पे जो HYSD स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर ऐसी हल्की सी स्पाइरल्स रहती हैं, तो इसका सरफेस रफ होने की वजह से इसके ऊपर बॉन्ड स्ट्रेसेस हमें ज्यादा मिलती है। तो कितनी ज्यादा मिलती है? तो उसी टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि आपकी जो ये ऊपर वाली वैल्यू है आप इसको 60% इंक्रीज कर दो। 60% इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.6 से, तो ये जो आएगी वो आएगी 1.92। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेस यूज करेंगे, टाउ BD की वैल्यू यूज करेंगे, वो 1.92 करेंगे, ना कि 1.2 करेंगे। इसके लिए आप उसी टेबल के नीचे पढ़ेंगे तो आपको लिखा होगा।
ठीक है, तो 1.92 इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एल डी निकल के आ रहा है दैट इज 1504.375 mm। ये लेंथ है तो mm में आएगी, इतनी एल डी की वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले आपको चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ के लिए एल डी को निकालना पड़ेगा। अब मैं एलडी के बाद जाता हूं, एज पर द आईएस कोड अगेन जाऊंगा, पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड द टेंशन बार मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द फेस ऑफ सपोर्ट बाय नॉट लेस देन। इसका मतलब क्या होता है, इसके आगे आपको क्या निकालना है, जो आपने एलडी निकाला ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड बात करूं तो एज पर द आईएस कोड पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड द टेंशन बार, जो टेंशन में लगने वाली स्टील की रॉडें होती हैं उसकी बात कर रहा है, जो टेंशन बार होती हैं मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द फेस ऑफ सपोर्ट बाय नॉट लेस देन LD by 3। इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपसे बोला कि जैसे ये बीम है, ये सपोर्ट है और ये बीम है, ये सपोर्ट है। तो आप जो स्टील की रॉड लगा रहे हैं, ये स्टील की रॉड लगा रहे हैं नीचे टेंशन साइड में, तो ये बोल रहा है कि जो ये कॉलम का फेस है, ये सपोर्ट का फेस है, इसको कम से कम आपको ये जो रॉड लगा रहे हैं वो यहां नहीं खत्म करेंगे, कम से कम आपको आगे की तरफ एक्सटेंड करनी है, इस सपोर्ट से आगे की तरफ एक्सटेंड करनी है, यहां एक्सटेंड करनी है। और कितनी करनी है, नॉट लेस देन कितनी, LD by 3, LD by 3 से कम नहीं करना। तो LD by अगर 3 मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो LD मेरा निकल गया। अब मैं अगर LD by 3 निकालता हूँ यहाँ पे, नॉट लेस देन LD by 3, तो LD by 3 निकालता हूँ तो 1504.375 डिवाइड बाय इसको 3 करेंगे, इसका मतलब 501.45 mm। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 501 मतलब ऑलमोस्ट 502 mm तो आपको कम से कम इस कॉलम से आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जब लोड आएगा, अगर सिर्फ इतनी स्टील आएगी तो यहाँ के यहाँ स्लिप होकर ये बाइंड हो जाएगी। तो इसको आप आगे की तरफ सपोर्ट करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे होता है ना कि जैसे ये स्टील की रॉड है, अगर मैं इसको इधर हाथ लगाऊं, इधर हाथ लगाऊं, ऊपर से लोड लगाओगे तो स्लिप कर जाएगा। अगर इसको मैं सपोर्ट तक एक्सटेंड कर देता हूं तो मुझे और अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपको इतना एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहां से आपको एलडी से ये पता चल गया कि 501.45 mm तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपके पास ये 501 या 502 जो आप एक्सटेंड कर रहे हो उसके लिए ये लेंथ भी तो अवेलेबल होना चाहिए। तो फेस से आपके पास वो लेंथ अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, वो अवेलेबल है कि नहीं, तो वो कैसे पता चल जाएगा, यहाँ पे विड्थ ऑफ आपके पास सपोर्ट होगी, उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो लेंथ अवेलेबल फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट भी आप निकालेंगे तो सपोर्ट विड्थ ले लीजिए, उसमें से सिर्फ ये कवर को माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं वो उसकी बात करूं तो यहां पे क्या निकाल रहा हूं मैं, लेंथ अवेलेबल फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, तो वो हो जाएगा सपोर्ट विड्थ ले लीजिए माइनस साइड कवर। तो सपोर्ट विड्थ हमारे पास क्वेश्चन में दी थी 600 mm, हमको सपोर्ट दिए, या हम जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ये 600 mm की कर रहे हैं, ये जो हम सपोर्ट कर रहे हैं ये हम 600 mm विड्थ की कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 600, या एज्यूम कर लीजिए अगर नहीं दिया एज्यूम्ड, ठीक है, कि इतने की हम सपोर्ट देंगे, और माइनस कर दीजिए कवर को। कवर मतलब ये जो स्टील खत्म करोगे उसके बाद ये कंक्रीट से जो कवर करता है ये आपका कवर हो जाएगा। कवर मतलब एक तरीके से क्लियर कवर। तो क्लियर कवर मान लीजिए कि अपन ने 30 mm लिया है, तो अगर इसको मैं 30 mm का क्लियर कवर दूंगा और 600 mm की सपोर्ट दूंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये माइनस होके आ रहा है कितना, 570 mm, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है 501.45 से। इसका मतलब ओके, तो इससे तो काम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को सपोर्ट रखनी पड़ेगी 600 mm की, और क्लियर कवर जो मैं रखूंगा वो रखूंगा 30 mm का। तो मेरे पास स्पेस बचेगा 570, और मेरे को लेंथ आगे तक देनी है 501 मतलब 501.45, तो आराम से 570 में ये एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो मेरी ये कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करेगी। अब इसके बाद मेरे को एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, इसके लिए भी मैं वापस से आईएस कोड का जो पेज नंबर मैंने आप लोगों को पहले बताया था 44 42 में जब जाओगे तो वो क्या बोलता है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए ये तो सेटिस्फाई करना ही है, साथ में आपका एलडी ऑलवेज शुड बी लेस देन और इक्वल 1.3 m1 डिवाइड बाय b प्लस L0। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी है डेवलपमेंट लेंथ की। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास एलडी तो निकला रखा है,
V भी आपके पास निकला रखा हुआ है, शेयर फोर्स जो आपने निकाला था, आपको L0 नहीं पता और M1 नहीं पता। तो अगर मैं यहाँ पे L0 की बात करूं, L0, तो L0 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल लेंथ अवेलेबल फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब आप ये करेंगे, ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 2 माइनस 30, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 270 mm। तो ये L0 क्या होता है? L0 होता है जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट के सेंटर से। तो पहले मैंने सपोर्ट का सेंटर लिया, तो सपोर्ट का सेंटर कितना हो जाएगा? 600 की सपोर्ट रखी थी, डिवाइड बाई 2 सेंटर हो जाएगा। और सेंटर के बाद ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसमें से क्या करना है आपको, ये कवर, जैसे स्टील, ये जो स्टील आया, तो यहाँ सेंटर के बाद जितना स्टील ये आगे एक्सटेंड हो रहा है ना, वो लेंथ होती है आपकी L0। तो सेंटर, पहले सेंटर निकाल लिया, तो ये सेंटर पता चल गया, वो हो जाएगा आपका 600 का आधा 300। उसके बाद उसमें से ये कवर माइनस कर दिया, यहाँ कवर को काउंट नहीं करना, कवर हटा देना, तो कवर माइनस कर दिया, तो 270, तो वो आपका L0 होता है। तो L0 मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? M1 और चाहिए। तो M1 आपका कैसे निकल जाएगा? तो M1 के लिए एक फॉर्मूला है जो IS कोड के पेज नंबर 96 पे आपको मिल जाएगा, 87F बाय AST ब्रैकेट D माइनस F बाय AST डिवाइडेड बाय FC के B। ठीक, इसको आपको कहाँ मिल जाएगा? IS कोड के पेज नंबर 96 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला वहां से कॉपी करना, यहाँ से M1 मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 0.87, Fy मतलब 415, AST जो आपने प्रोवाइड किया था वो 2839.9 किया था, ठीक है, इनटू D आपके पास था 545, ठीक है, माइनस Fy है आपके पास 415, फिर AST वापस से 2839.9 डिवाइडेड बाय FC के 20, B है आपके पास 300। तो यहाँ से आपको ये M1 मिल जाएगा। तो M1 आपके पास जो आ रहा है निकल के, वो आ रहा है 357। M1 आपके पास आ रहा है 357.404 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास M1 की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देते हैं, तो LD आपके पास कितना निकला था? 504.37, और ये लेस देन इक्वल होना चाहिए 1.3। M1 है 357.404 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है? V की वैल्यू थी आपके पास 290 इंटू 10⁻3। ये 10⁻6 इसलिए क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर में, तो न्यूटन mm के लिए, और ये न्यूटन किलो न्यूटन में था, तो न्यूटन के लिए 10⁻3 प्लस L0, और L0 आपका कितना निकला था? 270। तो जब ये पूरा चेक कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1504.375, ये एज इट इज, इट शुड बी लेस देन और इक्वल होना चाहिए ये वैल्यू से। तो जब इसको टोटल कर रहे हैं तो ये आ रही है 1870.77। इसका मतलब ओके, तो ये छोटी होनी चाहिए इससे, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई करिए, मतलब हमारा डेवलपमेंट लेंथ भी जो लग रहा है वो बिल्कुल सही लगा है, और यहाँ पे हम जो बीम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बन रहा है हमारा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम हो गए सेफ अकॉर्डिंग टू IS कोड। अब बात करते हैं हम लोग, जो बात करेंगे वो समरी की, जो हमने बीम बनाया उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लास्ट स्टेप, समरी और वी कैन से डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। सो जो रेनफोर्समेंट हमने निकाला या जो बीम हमने बनाया, उस बीम की बेसिकली हमें प्रॉपर ड्राइंग बनानी पड़ती है, क्योंकि यही जो ड्राइंग बनती है वो पूरी ड्राइंग आपके साइट पे जाती है, और साइट इंजीनियर इसी ड्राइंग को देख के बेसिकली साइट पे कंस्ट्रक्शन कराता है। तो जो काम होता है, या एज अ साइट इंजीनियर जब आप काम करेंगे तो आपके पास भी पूरी कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपके पास ये समरी के नाम पे इस टाइप की पूरी डिटेलिंग आएगी, जो कि एक फिगर के फॉर्म में है, और उसी को देख के आपको, उसी को रीड करके आपको साइट पे कंस्ट्रक्शन कराना है। तो वो ड्राइंग भी हमें बना के देनी है। तो कैसे बनाते हैं ड्राइंग? तो सबसे पहले यहाँ पे बीम की हमारी बात चलिए, तो बीम में हम लोग दो डायग्राम बनाते हैं। एक बनाते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं L सेक्शन, जो लेंथ के अलोंग बनाते हैं, और दूसरा हम बनाते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। तो ये हमने नीचे जो बनाया वो इसका क्रॉस सेक्शन बनाया। अब सबसे पहले मैं इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे मैंने बनाया। तो जैसे प्रैक्टिकली आप आपके जैसे घर में बैठे हैं, आपके सर के ऊपर कहीं ना कहीं छत के नीचे बीम होगा। तो बीम क्या है? एक बीम दिया है, उस तरफ कॉलम दिया है, इस तरफ कॉलम दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉलम यहां पे बनाया जिसको सपोर्ट बोलेंगे। ये बेसिकली क्या है? इसकी सपोर्ट जो कॉलम के फॉर्म में होगी। एक दूसरा कॉलम इस तरफ होगा तो वो एक सपोर्ट हो गई। और ये सपोर्ट की विड्थ हम लोगों ने कितने अज्यूम करी थी? 600 mm, जब मैं डेवलपमेंट लाइन का चेक बता रहा था। तो यहाँ पे 600, ये 600 फर्स्ट।
उसके बाद ये रेक्टेंगल पूरा बीम, रेक्टेंगल बीम की बात कर रहे थे, डबली रेनफोर्स रेक्टेंगल बीम की, ये पूरा रेक्टेंगल बीम है। आप जब सामने से लेंथ के अलोंग बीम को देखते हैं तो आपको बीम की डेप्थ दिखती है ना, तो डेप्थ दिखेगी, तो ये टोटल डेप्थ है इसकी 600 है, वो मेंशन कर दी मैंने। इसके बाद आपको और क्या दिखेगा, तो अगर हम जो बीम को देख रहे हैं उसमें से अगर कंक्रीट को हटा दिया जाए तो क्या दिखेगा, जो ऊपर स्टील की रॉड लगी है वो पूरी लेंथ दिखेगी, नीचे की स्टील की पूरी लेंथ दिखेगी। तो एक मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, ये लाइन बनाई है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली क्या है, एक बार फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, ऐसी कितनी, तो कंप्रेशन में एएससी के फॉर्म में, एएससी के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो मैंने 4 बार निकाली थी 20 mm की। इसका मतलब ये 4 रॉडें लगी हैं, एक लगी है, उसके बाद दूसरी लगी है, उसके बाद तीसरी लगी है, फिर चौथी लगी है, ऐसी 4 स्टील की रॉड्स लगी हैं 20 mm डाया की एज अ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मतलब ऊपर होगा, और ऊपर कहां, तो ऊपर से कवर छोड़ के, जो इस बार के सेंटर से होगा, सेंटर से डीडेस इफेक्टिव कवर छोड़ के, इफेक्टिव कवर छोड़ के आप लोग ये वाला स्टील प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से नीचे टेंशन का स्टील लगेगा, तो नीचे भी सेम स्पेसिंग छोड़ के, मतलब डीडेस इफेक्टिव कवर छोड़ के मैंने यहाँ पे भी एक रॉड बनाई। अब इसमें रॉड कितनी है, तो यहाँ पे 2 32 mm की बार हमारी थी और 2 हमारी 28 mm की थी, और टोटल हमारे पास कितनी थी, 4 बार थी, जो कि किसके फॉर्म में थी, एएसटी के फॉर्म में थी। तो वो नीचे लगेगी क्योंकि वो टेंशन वाला पार्ट है। और उसके बाद इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद 4 आपकी नीचे बार लगी है, जिसमें 2 32 और 2 28 mm की है, ऊपर 4 स्टील की रॉड है जो 20 mm की है। इनको ऊपर से और नीचे से कवर करते हुए ऐसे आप रिंग लगाएंगे, जिसको स्ट्रप्स बोलते हैं। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देते हैं तो वो ऐसे वर्टिकल लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो ये मैंने आपकी वर्टिकल जो है वो स्ट्रप्स लगा दी। इनको काउंट नहीं करना, रैंडम आप एक स्पेसिंग पे लगा दीजिएगा, ये आपकी स्ट्रप्स। और फिर यहां मेंशन कर दीजिएगा ये स्ट्रप्स हैं, तो ये 8 mm बार से बनी है, 2 लेग्ड स्ट्रप्स हैं, और इनकी स्पेसिंग है 110 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब एक स्ट्रप लगी है, उसके बाद जो दूसरी लगी है इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये 110 mm की है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी 110 है, फिर नेक्स्ट 110 है, 110 की mm की स्पेसिंग पे हमने इसको लगा दिया। तो जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है उसमें इतना कुछ हम मेंशन करते हैं क्योंकि इतना ही हमें देख पा रहे हैं। फिर हम लोग इसका बनाते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि इस बीम को मैं यहां से अगर काट दूं, मतलब यहां से मैं इस बीम को कॉर्नर से काट रहा हूं, ए सेक्शन काट रहा हूं, यहां से काट रहा हूं, तो यहां पे जो ये मैंने बनाया है वो क्या बनाया है, मैंने सेक्शन बनाया है बीम का, कौन सा, ए सेक्शन, जो यहां से अगर मैं बीम को काटूं तो वो कैसा दिखेगा। तो जब मैं बीम को यहां से काटूंगा और उसके बाद जैसे अभी मैं आपको बीम ऐसे दिखा रहा था, अब मैंने क्या किया, इसको काटा और मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, तो आपको क्या दिखेगा, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल दिखेगा, तो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया। अब जब मैं इसको बता रहा हूं तो आपको अब बीम को क्रॉस सेक्शन में बता रहा हूं, तो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल मतलब आपको उसकी विड्थ भी दिखेगी और डेप्थ भी दिखेगी। तो आपको विड्थ दिख रही है 300 mm, ओवरऑल डेप्थ 600 mm, तो 600 mm वो मेंशन करें। उसके बाद अंदर उसके रिंग लगी हुई है, तो ये रिंग दिख रही है। जो स्ट्रप्स है वो स्ट्रप्स कितनी है, 8 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रप्स है, जो कि 110 mm सेंटर टू सेंटर लगी है। और उसके अंदर ऊपर कंप्रेशन स्टील लगा है जिसमें 1 2 3 4। अब आपको अभी क्या ऐसे रॉड दिख रही थी, तो एक लगी है, फिर दूसरी लगी है, तीसरी है, तो आपको सामने से एक ही दिख रही थी। लेकिन जब मैं इसको काट के क्रॉस सेक्शन बताऊंगा तो 1 2 3 4, तो आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिखेगी, तो 1 2 3 4 रॉड दिख रही है, 4 20 mm की एएससी के फॉर्म में। इसी तरीके से नीचे 4 लगी है, लेकिन इसमें से 2 कॉर्नर पे हमने लगा दी 32 mm की, और 2 बीच में ये लगा दी 28 mm की। उसके बाद ये जो है इफेक्टिव कवर हो जाएगा 55 mm, इसी तरीके से ऊपर भी कवर हो जाएगा 55 mm। तो ये आपके पास आ गया कॉर्नर से। अगर मैं इसका सेक्शन काटता हूं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा, या मैं इसका सेंटर से सेक्शन काटता हूं तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो कहीं से भी आप सेक्शन काट के देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हैं। कई बुक्स में ऐसा होता है कि 2 सेक्शन बनाते हैं, जैसे एक सेंटर से काटेंगे तो एज इट इज सेक्शन हो जाएगा, कॉर्नर से काटेंगे एक और सेक्शन बता देंगे। कॉर्नर में क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, जब हम फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो फिक्स्ड बीम में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पे मैक्सिमम मूवमेंट आता है, तो सेंटर में पूरी स्टील होती है, और जैसे टूवर्ड द एंड जाते हैं वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है मूवमेंट की फिक्स्ड बीम के ऊपर। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आके नीचे के टेंशन स्टील को कटल करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में एक नया सेक्शन बन जाता है। जब फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो वो उस फॉर्म में हो जाता है। तो ऐसा भी आपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो फिक्स्ड बीम की बात होती है जब बोथ हैंड फिक्स्ड करके हम मानते हैं, और उस केस में हम अगर सेक्शन बनाए तो 2 सेक्शन हम बना सकते हैं, मिड का अलग और आपका जो है सपोर्ट के पास सेक्शन डिफरेंट होगा। तो कुछ ये समरी थी, कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो साइड पे आपको ड्राइंग मिलेगी तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, तो आप उसको समझ के उसको कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।